गर्ग सर, ये जिज्ञासा आई है सर पब्लिक की, कोई नोट बदलने के लिए आपको दे तो हम लें या ना लें, मना कर दें? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो सरकार ने फैसला लिया है, ये लीगल टेंडर है नोट। ये सर्कुलेशन से बाहर हुआ है, इसकी लीगलिटी पे कोई सवाल नहीं है। अब इसलिए पैनिक भी नजर नहीं आ रहा है जितना पैनिक पहली बार हुआ था। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई बड़े डिमोनेटाइजेशन नोट दे रहा है या बड़ा अमाउंट दे रहा है तो लीगल टेंडर है, आप दे सकते हैं। लेकिन जैसे पिछली बार हुआ था, अगर आपको ध्यान हो कि लोगों ने छोटे छोटे अकाउंट में, जनधन अकाउंट में पैसे जमा करवाए थे, या छोटे लोगों के पास, बेड्स के पास, या कहीं छोटी कॉलोनी में जाके पैसा ट्रांसफर किया था, तो रिस्क बना रहता है कि आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपके पास में बड़ा अमाउंट कहाँ से आया है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपको नोट बदलना है तो आप बैंक में जाके ही बदलिए। सरकार ने आपको एक फैसिलिटी दी है, एक सहूलियत दी है, वहां जाकर आप बदल सकते हैं। गर्ग सर, इस पे कुछ लिमिट है कि कितने रुपए तक पे हमसे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा? दीपक जी, डायरेक्ट लिमिट सरकार ने कहीं भी मेंशन नहीं कर रखी है, लेकिन अगर मैं आयकर की बात करूं तो हाँ। आपको पता होगा कि वहां पर 50,000 रुपए जब आप जमा करवाते हैं तो आपको पैन या आधार नंबर देना मैंडेटरी है। इसी तरह से एक धारा है 269ST, उसमें आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश रिसीव कर ही नहीं सकते हैं। एक और धारा है 40A3, उसमें कह रखा है कि अगर आप बिजनेसमैन है तो केवल 10,000 रुपए का खर्चा आपको अलाउड है कैश में। तो अलग अलग धाराओं में ये रेस्ट्रिक्शन सरकार ने दे रखी है। जी। और जैसे मैंने पहले कहा था हाँ। कि सरकार अब ट्रैक करती है हर चीज को, ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आपके सारे बैंक अकाउंट, आपकी यूपीआई, आपके आधार बैंक से लिंक्ड है। सर, तो मुझे इसलिए लगता है ये आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं। गर्ग सर, एक बार रिपीट कर दें। आपने कहा 50, अभी जो मौजूदा नियम है, 50,000 के ऊपर अगर आप कैश लेन देन कर रहे हैं तो आपको पैन देना पड़ेगा। सही कह रहा हूं सर मैं? बिल्कुल देना पड़ेगा जी। अगर ठीक। आप प्राइवेट, देखिए, अगर बैंक में जाते हैं तो आपको पैन आधार मांगता है, और लोगों को नहीं पता। अगर आप किसी प्राइवेट संस्था में जाके, आप किसी दुकान से मान लीजिए टीवी खरीदते हैं, आप मोबाइल खरीदते हैं, अगर आप कैश देते हैं तो उसको भी आपका पैन लेना जरूरी है। उसके लिए भी एक फॉर्म 61 आपको देना होता है, और उसकी एक रिपोर्टिंग करनी होती है सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, कि मैंने आपको ये, सॉरी, इनकम टैक्स विभाग में, कि मैंने इतनी कैश में सेल की थी। तो ये बात सब लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं बता रहा था, आपके बैंक अकाउंट आपके आधार नंबर से, पैन नंबर से लिंक्ड हैं। अगर आप 20-20 हजार रुपए करवा के भी जमा करवाते हैं और अमाउंट 2 लाख से फालतू हो गया, तब भी आपकी रिपोर्टिंग होती है और सरकार ट्रैक करती है। हमने पिछला जो हमारा अनुभव है 2017 वाला, लोगों ने क्या किया था, लोगों ने छोटे छोटे लोगों के बैंकों में, जनधन खातों में बहुत सारे पैसे जमा करवाया था। वो सारे के सारे आयकर विभाग की नजरों में आए, सब पर पेनल्टी लगाई गई। और दीपक, आपको पता होगा, हम इसी चैनल से बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद में सरकार ने नियम चेंज कर दिया था। एक धारा लाए थे 115 BBE, 115 BBE, और उस पर 78% टैक्स लग जाता है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो 78% टैक्स प्लस इंटरेस्ट, यानी वो 100% का 100% पैसा सरकार आपसे ले लेती है। तो जो पेनल्टी आप भुगतते हो, हैरेसमेंट आप भुगतते हो, वो आपको बोनस है, वो आपको फ्री भुगतनी पड़ती है। कोई नोट बदलने के लिए दे तो मना कर दें, ये तो हमने पहले ले लिया था, लेकिन कोई नोट बदलने के लिए उधार में दे, अच्छा 2,000 के नोट उधार में दे तो लें या नहीं लें? अरे यार, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बुनियादी सवाल है। गर्ग सर, इसका जवाब देंगे आप? अगर कोई किसी ने उधार दे रखा है, अच्छा थोड़ी देर पहले हमारे साथ आरपी सिंह साहब जुड़े थे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता भी हैं, वो भी कह रहे थे कि मेरे को किसी का उधारी लेन देन करना है तो मैं तो अभी इसी में ही कर रहा हूं। तो ये कोई उधार अगर आपका वापस कर रहा है और बोल रहा है कि मेरे 2,000 के नोट आप ले लीजिए, आपका मेरे को उधार चुकाना है, तो लें सर या ना लें? अभी सर बिल्कुल नहीं लेने हैं। आप ध्यान रखिए, एक धारा है 269SS और 269T, इस धारा का आपको ध्यान रखना है। 2,000 की बात नहीं है सर। अगर 500 रुपए का, 100 रुपए के नोट से भी 20,000 रुपए से ज्यादा आप उधार का लेन देन करते हैं, 20,000 केवल, तो 100% पेनल्टी है 20,000 से ऊपर। ये ध्यान रखने वाली बात है, सबको मैं बार बार बताता हूं। लोग गलती करते हैं, और सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं जब प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं। अब क्या करेंगे लोग, प्रॉपर्टी का एडवांस दिखा देंगे कि मैंने प्रॉपर्टी डील की और मैंने उस पर एडवांस दे दिया। लोग समझते हैं कि प्रॉपर्टी डील पे तो आप कितना भी कैश लिख लो और आप एग्रीमेंट में लिख दोगे तो सब वाइट हो जाएगा। नहीं सर, उस पर भी लिमिट 20,000 रुपए कर दिया सरकार ने, नियम में परिवर्तन कर दिया है, 269SS सेक्शन में परिवर्तन कर दिया था। और इसका उल्लंघन करने पर, दीपक फिर बता रहा हूं, 100% पेनल्टी है, 100%। यानी जो भी आपका पैसा होगा सरकार पूरा टैक्स के रूप में आपसे ले लेगी। अच्छा सर, लोग फिर ये पूछ रहे हैं कि
उधार आपको वापस ले लेना चाहिए 2000 के नोट में, क्योंकि 30 सितंबर तक आप इनको जाकर बैंक में बदलवा लें, कोई नहीं पूछ रहा आपको, तो सेफ है। लोग इस तरह के फिर तर्क दे रहे हैं। देखिए दीपक, मैंने बताया कि 20,000 रुपए की लिमिट है आपके पास, केवल 20,000। उससे फालतू तो आप लेन देन कर ही नहीं सकते ना कैश में। अगर आप उधार वापस भी ले रहे हैं 20,000 रुपए ज्यादा, तो फिर भी आपको पेनल्टी लग जाएगी, देने वाले पे लग जाएगी। और ओके, दूसरी बात, जब आप 20,000 रुपए को जाके बैंक में जमा करवाएंगे एक तो जी अल्टीमेटली हो जानी ना आपकी। गर्ग साहब, एक सवाल ये है कि हम देखते हैं अक्सर कि बहुत सारे ऐसे जो बड़े कारोबारी हैं वो छोटे कारोबारियों का पैसा रोक कर रखते हैं, और अब शायद ऐसा मौका होगा कि उनको फटाफट पेमेंट हो रहे होंगे, तो बेचारे क्या करें, अपना बकाया लें या ना लें? देखिए, मैंने आपको बताया था अलग अलग 2 नियम हैं। अगर आप सेक्शन 43B अभी एक सरकार एक लेके आई थी इसी बजट में, जब कहा था कि छोटे कारोबारियों को आपको 45 दिन में तो उधार वापस करनी है, सर्कुलेशन वापस करना है, नहीं तो हम आपको आयकर में फायदा नहीं देंगे। अब आपके सवाल पे आता हूं, आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए 2000 रुपए के नोट में मुझको कैश पे रिसीट मिल जाती है, तो अगर मैं व्यापारी हूं, मेरी बुक्स में आया हुआ वो पैसा मैंने मतलब उसको दिखा रखा है, मैंने सेल कर रखी है, उसके बदले मुझे पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 लाख रुपए तक ठाट से उसको रिसीव कर सकते हैं। 2 लाख रुपए लेने की लिमिट है, और मैंने पहले बताया था धारा थी 269ST। लोन के लिए 20,000 रुपए है, बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए है, खर्च करने की लिमिट 10,000 रुपए है। इसलिए इन लिमिट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब आप वो 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए रिसीव करेंगे, आप अपनी कैश बुक में एंटर करेंगे और उस कैश बुक के पैसे को जमा करवाएंगे, तब तो आप बच सकते हैं। अगर आपने कोई गलती कर दी तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। आपने कहा कि 10,000 रुपए की लिमिट है खर्च में, कोई कारोबारी है उसको फर्नीचर खरीदना है या कुछ और कर रहा है, तो अभी क्या करे, वो फिर कैश में ना करे? 10,000 रुपए से ज्यादा ही जैसे ही आप खर्चा करते हैं, वो पूरा का पूरा सेक्शन 48(3) में जाके डिसअलाउ हो जाता है। अगर आप 2 लाख की पेमेंट करेंगे ना सर, बड़ा व्यापारी 2 लाख की पेमेंट करेगा तो उसको फायदा नहीं मिलना, उसको तो नुकसान हो जाएगा। वो करेगा ही नहीं आपको कैश में पेमेंट, वो केवल वो जो नंबर 2 की पेमेंट जिसे हम कहते हैं, जो पर्ची वाली पेमेंट है, खर्ची पर्ची वाली, वही करेगा, बुक्स में नहीं करेगा। 2 लाख उनका की लालच पेमेंट दे रहा हो तो छोड़ दें। उसकी लिमिट तो 10,000 रुपए है। लेने वाले को दिक्कत नहीं है, लेने वाला 2 लाख तो ले सकता है। डिस्काउंट का लालच दे रहा हो तो छोड़ दें। जी, डिस्काउंट का लालच दे रहा हो तो छोड़ दें। नहीं, देखिए मैं आपको आयकर के नियम बता सकता हूँ। अब ये डिस्काउंट का लालच है नहीं है, आपको रिकवरी करनी है नहीं। ये डिपेंड करेगा कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट बहुत ज्यादा है, 95% डिस्काउंट है तो ले लें सर। सर नियम बहुत सख्त है, और सबसे ज्यादा बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार के पास ट्रैकिंग बहुत ज्यादा है। हाँ, इतनी इंफॉर्मेशन सरकार के पास आ रही है पूरे सिस्टम से, क्योंकि हर चीज लिंक्ड हो गई है, तो अब सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारी इंफॉर्मेशन आपके AIS जी फिर से चलते हैं गर्ग सर के पास। सर फिर से वही, अभी नहीं लेना है ना? देखिए, मैंने आपको बताया है कि मैं पहले उनका जवाब देता हूँ। ब्रजेश जी ने कहा था कि हमारे यहाँ पर टैक्स की बॉयंसी तो बढ़ रही है। 17 लाख करोड़ टैक्स सरकार के पास पिछली बार आया, जबकि हमने 14 लाख करोड़ की उम्मीद की थी, लेकिन नंबर ऑफ रिटर्न फाइल नहीं बढ़ी है उस हिसाब से। अभी भी 140 करोड़ की आबादी में 7-7.5 करोड़ रिटर्न हमारे पास आती हैं, और 7-7.5 करोड़ रिटर्न में से भी 2.5-3 करोड़ रिटर्न हुए हैं जहाँ जीरो टैक्स होता है। तो सरकार ट्रैक करके उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और TCS में भी वही काम किया था। और TCS में जो बात है, केवल डेबिट क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 7.5 लाख रुपए रखा है। बाकी जो रेमिटेंसेस करेंगे आप LRS में, उसमें आपको 20% और 5% की लिमिट बनी रहेगी। इसी पर सवाल पूछना था गर्ग सर आपसे। TCS, ये जो उन्होंने TCS को 20% भी हटा दिया डेबिट पे भी, तो जो पहले वाले थे वो भी, जो कहीं कहीं 5% था, कहीं वो भी जीरो हो गए? नहीं जी, नहीं। अगर आप LRS में रेमिटेंस करेंगे तो आपको 20% TCS कलेक्ट होगा। केवल 5% की लिमिट है। जब आप मेडिकल और एजुकेशन के पर्पज से रेमिट कर रहे हैं तो 5% है, वरना 20% है। सरकार ने एक नियम बनाया था कि हम डेबिट क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो इंटरनेशनल आप ट्रांजैक्शंस करेंगे, उसको भी हम LRS की लिमिट्स में ले आएंगे। तो उसको क्लेरिफाई किया सरकार ने 19 मई के सर्कुलर से, कि हम उसको 7 लाख की लिमिट से अगर आप कम कर रहे हैं, यानी $10,000। ये इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का जो नया नियम था, ये इस पे था, तो अब इन्होंने क्या डेबिट से भी पूरा हटा दिया 20%? नहीं सर, अभी तक आप जो रेमिटेंस LRS में कर रहे थे उसी पे TCS था। जो आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं उस पे नहीं था। अच्छा। और अभी कहा है कि जो फॉरेन में जाके आप पेमेंट करेंगे, उसको हम LRS के दायरे से बाहर कर रहे हैं फॉर द टाइम। और वो सालाना, एक कारोबारी साल में अगर 7 लाख तक का अगर आपका खर्चा है, ठीक है सर। इसको भी जरा समझाइए गर्ग सर, एक दिन में कितनी
रकम कैश में लेना उचित होगा इस समय? देखिए दीपक जी, मैंने पहले बताया था 2 अलग-अलग नियम हैं। एक देने वाले के लिए, एक लेने वाले के लिए। देने वाले के लिए सेक्शन लगता है 48(3), 10,000 रुपए है केवल, 10,000 ओनली। एक दिन में 10,000 रुपए आप दे सकते हैं। अगर 10,000 से ज़्यादा देंगे तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाता है इनकम टैक्स में, उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। लेने वाले के लिए लिमिट है 2 लाख रुपए, आप 2 लाख रुपए तक ले सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते थे, वो कहते थे कि हम एक दिन में ले लेते हैं 1 लाख 2 लाख रुपए, फिर अगले दिन 2 लाख ले लेते हैं। उसमें सरकार ने नियम में फिर परिवर्तन कर दिया था कि अगर आप एक ही ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में, मान लीजिए आपने 10 लाख की ट्रांजैक्शन की और 5 दिन में या 6 दिन में आपने 2 लाख से कम ले लिया, तो उसको एक ही ट्रांजैक्शन माना जाएगा। इसलिए कृपया ध्यान रखें, एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट मानी जाएगी। 2 लाख रुपए की लिमिट है उसमें लेने के लिए, और देने के लिए फिर केवल 10,000 रुपए। कितनी रकम जमा करने पर पैन आधार लगेगा? गर्ग सर, जाएंगे बैंक में कल से, और अगर 1-2 नोट ही हैं उस पे भी मांगेंगे क्या पैन आधार? नहीं मांगेंगे। 50,000 रुपए जब आप जमा करवाएंगे तो आपसे पैन आधार वो मांगते हैं। लेकिन फिर आपको याद रखना है, अगर आप सोचते हैं कि मैं 10-10 हजार रुपए करके 1 महीने तक रोज जमा करवा दूंगा और सरकार मेरे को नहीं पूछेगी, तो आप गलतफहमी में हैं। जैसी अमाउंट वो फालतू होगा 2 लाख से 2.5 लाख रुपए से, आपके पास में नोटिस आ जाता है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि 2.5 लाख रुपए आपने कैश जमा करवाया पूरे साल में, आप बताइए आपके पास कहाँ से आया, आपने कहाँ से निकाला था, किसने आपको दिया था, आपका इनकम का सोर्स क्या है। तो आप टोटल अमाउंट का भी ध्यान रखिए। एक दिन में आप मतलब 50,000 से कम जमा करवा सकते हैं, लेकिन कितनी बार जमा करवाते हैं और टोटल कितना जमा करवाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर सर एक सवाल था मेरा, जैसा पिछली बार ये था कि फॉर्म भरना पड़ता था, जाकर ब्रांच में आप जमा करने जा रहे हैं तो उसमें स्लिप भरनी पड़ती थी, लिखना पड़ता था कि आपका पैन नंबर क्या है या आधार आईडी क्या है, या कितनी रकम के कितने फेस वैल्यू के आप कितने नोट वहाँ पर जमा कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ इस बार भी एक्सपेक्टेड है क्या? क्योंकि कुछ तो मैकेनिज्म रखना पड़ेगा ना कि किसने कितना जमा किया। नहीं सर, जैसे ही आप बैंक में जाकर जब भी आप डिपॉजिट स्लिप भरते हैं उसमें आपको डिनोमिनेशन भरना पड़ता है कि 2,000 के कितने हैं, 500 कितने हैं, 100 के कितने हैं। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है जब भी आप जमा करवाते हैं बैंक में, क्योंकि वो काउंट होते हैं बाद में कि हमारे पास कौन सी डिनोमिनेशन कितने नोट आए हैं। और जहाँ तक लीगल टेंडर की बात है सर, इसमें एक चेंज है, क्योंकि लीगल टेंडर बना रहेगा तो 30 सितंबर के बाद भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है उसको ऑनर करने की। हाँ, वो बात दूसरी है कि जब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जाएंगे 30 सितंबर के बाद में और अपने नोट चेंज करेंगे तो आपसे एक सवाल जवाब किए जाएंगे, वरना इसकी लीगलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर डिपॉजिट करने कोई जा रहा है बैंक में तो उसको नॉर्मल जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में अपनी डिपॉजिट स्लिप होती है वो भरनी है, अगर एक्सचेंज करने जाएगा तब शायद इस तरह का कोई फॉर्म हो। इसको बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, क्योंकि एक्सचेंज उनके लिए जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है। आप अगर बैंक में जाते हैं, अकाउंट देते हैं, तो फिर आपको अपना आईडी प्रूफ तो देना ही पड़ेगा ना। आपसे आईडी प्रूफ मांगेंगे तो आपका नाम नोट करेंगे, आपका आधार नंबर नोट करेंगे। आपका बैंक है तो फिर आप बैंक में जमा करवा देंगे, फिर आपको चेंज करने की जरूरत क्या है। मतलब बैंक आप में तो बैंक में आपका बैंक में अकाउंट है, आप उसी बैंक में जा रहे हैं तो डिपॉजिट स्लिप भरिए और जमा कर दीजिए। जमा करवा दीजिए और निकाल लीजिए, दूसरे नोट आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको आपका अकाउंट है, खाता है बैंक में, तो आप जमा कीजिए एक हाथ से, आपने 20,000 रुपये जमा कर दिए और दूसरे हाथ से निकाल लीजिए 20,000 रुपये, 2,000 के जमा करेंगे 500 मिल जाएंगे। एक्सचेंज उन्हीं के लिए जिनका बैंक में खाता नहीं है। लेकिन जब आप बैंक में बिना खाते जाएंगे तो फिर आपसे वो आधार और पैन आपसे मांगेंगे, क्योंकि लोग क्या करेंगे, जैसे पिछली बार भी हुआ था कि आप अपने मेड से, अपने हेल्पिंग हैंड से, अपने उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं आप, कि जहाँ आपको लगता है कि छोटे छोटे लोगों को जाओ, झुग्गी झोंपड़ी में चले जाओ, वहाँ पैसा बांट के आप चेंज कर लो। तो सरकार बहुत सख्त है इस मामले को लेकर। यही सवाल हमारे एक सहयोगी भी पूछ रहे थे अभी कि पिछली बार कमीशन खोर बड़े सक्रिय हो गए थे, तो इस बार वाले में तो नहीं होंगे सर? नहीं होंगे, सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए सर। अब तो पुख्ता इंतजाम है सरकार के पास में। सरकार को बहुत एक्सपीरियंसेस हुए थे उसमें। उस गर्ग सर, फटाफट से, बग्गा सर ने जो ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था, आपको समझ में आया सर ये 20,000 की लिमिट रखने का क्या मतलब है? जो ब्रिजेश जी कह रहे थे, अगर आपको एक्सचेंज ही करना है सब कुछ तो एक बारी में ही कर दो, या लिमिट बढ़ा देते, काम आसान हो जाता। देखिए दीपक जी, मैंने जैसे बताया कि आयकर में 20,000 रुपये बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत सारे 60,000 की लिमिट है, सरकार ने उसको वहीं से विड्रॉ किया है, उसको पैरेलांस में लाया कि ताकि उसकी वायलेशन ना हो। जैसे मैंने बताया 269 SS 216 ST, इसमें 20,000 की लिमिट्स हैं। दूसरी बात, अगर
लोग ये समझते हैं कि जैसे आप फर्टिलाइजर बेच के या पेट्रोल पंप से वाले मान लीजिए 2000 के नोट जमा करवाना शुरू कर देंगे कल से, तो बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि इससे पहले तो आप 100 रुपये 500 रुपये जमा करवा रहे थे, अचानक ही आप 2-2 हज़ार रुपये के नोट जमा करवाना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी जेन्युइन सेल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने फिर खेल किया, कमीशन से चेंज किया, कमीशन लेके चेंज किया, डिस्काउंट पे चेंज किया, तो फिर आपसे सवाल जवाब होना लाजमी है। आपसे पूछा जाएगा कि अचानक आपके पास 2000 के नोट इतना आने कहाँ से शुरू हो गए हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, व्यापारियों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं किसी खेल का पार्ट ना बन जाए वो। बैंक में नोट बदलवाने जाने से पहले क्या तैयारी करनी है? गर्ग सर, क्या क्या तैयारी करनी है? देखिए, मैंने आपको बताया दीपक जी, और मैं बग्गा साहब की बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा एक मिनट के लिए, कि 34 लाख करोड़ में से केवल 10% है इस बार जो 2000 के नोट है, इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक की जरूरत मुझे नज़र नहीं आती है। हाँ, एक बात जो बग्गा साहब ने कही, बड़ी अच्छी बात कही कि हमारी इकोनॉमी का साइज डबल नहीं हुआ, लेकिन सर्कुलेशन डबल हो गया नोटों का। मतलब ज़्यादा करेंसी मार्केट में है, और जबकि यूपीआई की ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। वो एक एरिया ऑफ कंसर्न जरूर है। सरकार को सोचना पड़ेगा कि अल्टीमेटली इतनी करेंसी की जरूरत क्यों पड़ रही है। जहाँ तक सवाल बदलने का है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप किसी भी कैरियर के चक्कर में ना पड़ना, आप किसी कमीशन बाजी के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि अब आपकी सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास में है। आप जेन्युइन हैं, आपके पास जेन्युइन एक 2, 4, 10, 20, 50 नोट हैं, आप जाइए ठाट से बैंक में जमा करवाइए, लेकिन आपके पास उसका सोर्स होना बड़ा जरूरी है कि वो पैसा आपके पास कहाँ से आया था। बहुत सारे लोग, अगर आपकी रिटर्न मान लीजिए आप 2 लाख रुपए की भरते हैं, आपका खर्चा भी 2 लाख रुपए का है, और आप कहते हो मेरे पास 4 लाख रुपए कैश है मेरे घर में, तो ये बात किसी के गले से हजम नहीं उतरती है, गले से नहीं उतरती है, हजम नहीं होती है। और 2016 का एक्सपीरियंस दिखाता है कि आयकर विभाग ने सबको नोटिस दिया और सब पर टैक्स लगाया, पेनल्टी भी वो भुगत रहे हैं लोग। गर्ग सर, कैश ऑन डिलीवरी अगर आ रहा है तो 2000 रुपए का नोट तैयार रखें, एक्सेप्ट करेगा वो? पहले तो ये भी एक सवाल है। नहीं, बिल्कुल करेगा दीपक, क्योंकि ये लीगल टेंडर है, कोई लेने से मना नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोजरी नोट है, आप मना ही नहीं कर सकते। आपको इंडियन लॉज के हिसाब से आप किसी से करेंसी लेने देने से मना नहीं कर सकते, और आप बिल्कुल दीजिए, क्योंकि डिलीवरी में आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देना ना। 2000, 3000, 4000 की डिलीवरी है, आप दे सकते हैं ठाट से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गर्ग सर, कैश में हॉलीडे बुकिंग करा लें? बिल्कुल करवा लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, हाँ। तो टीसीएस के नियम बहुत ही सख्त हैं। आपको पता होगा कि पहले 5% था, 1 जुलाई से 20% हो जाएगा, और उसकी ट्रैकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर कैश हॉलीडे आप विदेश के लिए बुक करवा रहे हैं, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास वो अकाउंटेड मनी होना चाहिए, आपका सोर्स उसका पता होना चाहिए। तो अंडमान तक जो है वो ठीक है? नहीं अगर आप अंडमान भी जा रहे हैं तो ट्रैकिंग तो उसकी भी है आज की डेट में, क्योंकि मैंने बताया ना, आपकी हर चीज में पैन नंबर तो है ही ना आपके उनके पास भी, अगर आप ज्यादा कैश देते हैं तो। ठीक है। अच्छा सुनील गर्ग सर, ये बताइए, सुबह से एक कंफ्यूजन, थोड़ा सा क्लैरिटी तो आई है, लेकिन हम आपके भी बातों को जरा समझना चाहेंगे। ये एक बार में 20,000 का मतलब क्या है? ये एक दिन में कितनी बार भी 20,000 है, या एक बार में एक दिन में 20,000 है, या अलग अलग बैंकों में एक दिन में जाएं? तो वो जरा समझाइए सर, ये एक बार का क्या मतलब है? देखिए दीपक जी, मैंने आपको फिर बताया है कि सरकार का जो 2 तरह के लोगों को ट्रैक कर रही है। एक जो जेन्युइन लोग हैं, जिनके पास में घर खर्चे के लिए 5, 7, 10, 15, 20 नोट थे, तो आप जाइए 20-20 हज़ार करके आप चेंज कर लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए। और मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में कोई भी ऐसा इंसान है जिसका खाता ना हो। और क्योंकि अब खाता पूरे देश में चलता है, आप किसी भी बैंक में जाके, आपका खाता दिल्ली में, आप नोएडा जाके जमा करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी सरकार ने उन लोगों का ध्यान रखा है जो नरेगा वर्कर हैं, तो कह दिया कि आप एक्सचेंज करवा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही अमाउंट बड़ा होगा, यानी 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, और अगर वो पैसा जमा करवाते हैं, आप बार बार करवाते हैं, एक्सचेंज करते हैं, या आप वही कमीशन बाजी का काम करते हैं, तो सरकार की नजरों में आप आ जाएंगे। इसलिए बड़े सख्त नियम दिए गए हैं, जैसे मैंने आयकर के नियम। सुनील सर, सारे लोग ही हमसे ये पूछ रहे हैं कि एक बार का मतलब एक दिन है क्या? मैं जैसे मैं सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार जाके एक ही दिन में 20-20 हज़ार के नोट बदलवा सकता हूँ? सरकार की मंशा ये नहीं है कि आप दिन में 3 बार जाकर 20 जाके नोट चेंज करवा लीजिए। सरकार का मतलब है आप एक बार जाके जमा करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास मंशा छोड़िए सर, सरकार की मंशा तो अभी समझ में नहीं आ रही कि मंशा एग्जैक्टली है क्या, उस पे तो विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन नियम बताइए सर, नियम बताइए। लोग हमसे सीधा सीधा पूछ रहे हैं,
हम एक बार में 3 बैंकों में जाएं या अलग अलग जाएं? ये जिज्ञासा अभी मेरी आ रही है, इसको बाद में शांत करेंगे, पहले दर्शकों की जिज्ञासा ले लें। कौन सी जिज्ञासा आई है? और ये अभी मैं पूछूंगा सुनील सर आपसे ये वाला एक बारी वाला, लेकिन फिलहाल दर्शकों की जिज्ञासा, क्या घर बुकिंग के लिए इस्तेमाल करें? ये भी बता दीजिए सर, अगर घर बुक कराना हो तो एक साथ दे दें बिल्डर को? नहीं, आप बिल्कुल दे सकते हैं। आप बिल्डर को, अगर देखिए 2 कंडीशंस आपको पूरी करनी है। नंबर 1 बात, आपके पास वो अकाउंटेंट मनी होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ से आया था, ठीक है ना। आप बिल्डर को दे दीजिए, बिल्डर के पास में जमा करवा दीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिल्डर क्या 2 लाख से फालतू लेने के लिए हकदार है? तो मैंने बताया था कि नहीं है। आयकर के नियम के हिसाब से वो 2 लाख से ज़्यादा फालतू ले ही नहीं सकता आपसे। अगर लेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसको पेनल्टी लग जाएगी 269 एसटी में। तो नहीं लेते हैं आजकल, बिल्डर भी ध्यान रखते हैं कि मैं नहीं देता। अगर आप जैसे आपने रियल एस्टेट की बात की थी, जहाँ पे कैश बहुत चलता है, यानी जो आपका अकाउंटेड जो सेल डीड है, जो सर्कल रेट पे, उसके अलावा जो ऊपर आप कैश का लेन देन करते हैं, जिसको हम ब्लैक में मनी कहते हैं, तो उसका इलाज तो किसी के पास भी नहीं है। अगर आप उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप गलत काम कर रहे हैं, आप पकड़े जा सकते हैं। सुनील गर्ग सर, अगर आनाकानी करें, आप सवाल तो यही होगा, जवाब तो आपका यही होगा कि हाँ ले सकते हैं, पर उसके अगला सवाल ये है, अगर ज्वेलर आनाकानी करे तब क्या करें? देखिए दीपक जी, जब पिछली बार डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, तो उस सारी रात दुकान भरी थी ज्वेलर्स की। लोगों ने बहुत ज्वेलरी परचेज की थी और वो पुराने करेंसी नोट्स में ही की थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है। पहली बात कि करेंसी का साइज बहुत कम है, 3.5 लाख करोड़ है। दूसरी बात, लोगों का जो एक्सपीरियंस है पिछली बार, वो बड़ा बैड एक्सपीरियंस है, बाद में बड़ी ट्रैकिंग हुई थी। आप ज्वेलरी लीजिए, ठाट से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो आयकर के नियम मैंने बताए हैं उसका आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, आपके पास में उसका सोर्स डिक्लेयर होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर जब भी ऐसा कुछ कार्य होता है, देखिए अगर आप 2 लाख 4 लाख की आप ज्वेलरी परचेज करते हैं मान लीजिए, तो ज्वेलर आपको बिल तो काटेगा ना उसका। जब बिल काटेगा तो फिर आपसे आइडेंटिटी प्रूफ लेगा। 50,000 ज़्यादा परचेज करते ही आपसे पैन नंबर मांग लेगा। तो फिर सरकार आपसे पूछेगी जी आपने 4 लाख रुपए की ज्वेलरी परचेज की, आपका पैसा कहाँ से आया है। अगर आपका अकाउंटेंट मनी है कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनअकाउंटेड मनी है, उसका आपका सोर्स नहीं है, आप डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपके ऊपर पूरे नियम आपके ऊपर लग जाते हैं। और क्योंकि अब ये ऐसा सीजन है, ऐसा ये मौका चल रहा है जहां आपको लीगल टेंडर, उसको लीगल टेंडर है पर उसको सर्कुलर से वापस लिया है, तो सरकार की खास नजर ऐसी ट्रांजेक्शन पर रहने वाली है। जी हाँ, और अजमेर से इस वक्त हमारे एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिनेश जी। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत, पूछिए सर अपना सवाल। ये सर मेरा सवाल है, मेरी एक छोटी सी किराना स्टोर है और पूरे दिन भर की सेल मेरे पास में सर 5 से 6 हजार की होती है, बट कस्टमर 2,000 का नोट लेके आता है और 100 रुपए की परचेसिंग करता है। ओहो, ये तो बड़ी विकट समस्या है। आप बताएं कि अगर मेरे पास में 20 कस्टमर आ जाते हैं 2-2 हजार रुपए के नोट लेके, तो फिर मैं उनको कैसे उससे एक्सेप्ट करूं और कैसे उनको नहीं, आप मैं वापस कैसे करूं? आप एक्सेप्ट कर लीजिए अगर आपके पास छुट्टे हैं तो। सर छुट्टे तो मेरे पास में हो जाएंगे छुट्टे तो, लेकिन वही है ना कि कस्टमर ने तो 100 का सामान लिया है। हाँ, अब मुझे 1900 रुपए देने हैं उनको, लेकिन उसके बदले में तो मेरे पास में 2-2 हजार के 40 नोट आ गए, 20 नोट आ गए, तो उनका मैं क्या करूंगा? तो आप बिल्कुल अपने पास रखिए सर, वो लीगल टेंडर है, उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप बैंक में जाइए 23 तारीख से और उनको बदलवा दें, वो बिल्कुल लीगल है। ये तो मेरा सुझाव है। मैं टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग साहब भी हमारे साथ हैं, आपकी संतुष्टि के लिए उनसे भी पूछ लेता हूँ। सुनील जी, दिनेश जी की समस्या का समाधान करें। देखिए अभी आपने कहा कि मेरे पास केवल सेल 4-5 हजार रुपए की है, तो फिर 40,000 के नोट कैसे आएंगे आपके पास, ये भी एक सोचने वाली बात है। और दीपक जी ने बिल्कुल सही कहा, लीगल टेंडर है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक आयकर का सवाल है, देखिए जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको सरकार ने एक सहूलियत दे रखी है 44 AD में, कि आप अपनी 44 AD में रिटर्न फाइल कर दीजिए और केवल 8% या 6% आप अपनी इनकम डिक्लेयर कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। सरकार आपसे नहीं पूछती है कि आपके पास खाते हैं कि नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी आप सेल अकाउंट कर रहे हैं, जितनी आप सेल दिखा रहे हैं, वो आप 44 AD में जरूर डिक्लेयर करनी है। तो आप अपनी एक डायरी, एक छोटा सा कोई बही खाता कुछ बना लीजिए कि मेरी डेली सेल कितनी है और डेली कितना कैश मेरे पास आया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या रिश्तेदार के खाते में जमा कर दें सर? देखिए दीपक जी, इनकम टैक्स के नियम बड़े सख्त हैं। अगर आप ब्लड रिलेशन में पैसा दे रहे हैं तो गिफ्ट अलाउड है। अगर ब्लड रिलेशन के अलावा आप गिफ्ट देते हैं तो केवल 50,000 रुपए की लिमिट है 50,000 की। अगर 50,000 से ज़्यादा आप गिफ्ट देते हैं तो रिसिपिएंट के हाथ में धारा 56(2)(10) में पूरा टैक्स लग जाता है। और देने वाले को भी सोर्स बताना पड़ता है कि मेरे पास में पैसा कहाँ से आया।
मान लीजिए आप 2 लाख रुपए के 2000 के 4 लाख रुपए दे रहे हैं 2000 नोटों में, या 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आपको देने वाले को तो बताना पड़ेगा सोर्स कहाँ से आया, और लेने वाले पे टैक्स लग जाएगा। अगर आपके ब्लड रिलेशन में जो कि 56(2)(10) में डिक्लेयर्ड है, वही रिलेशंस में आप गिफ्ट देंगे तो टैक्स से एग्जम्पशन होगा, पर सोर्स का दिक्कत वहां भी आएगी। थोड़ा बहुत अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा अमाउंट है तो जैसा पहला एक्सपीरियंस है, सरकार ने सबको नोटिस दिए थे और सबको टैक्स भी लगाया था।